हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है एनरॉन की। एनरॉन हमारे इस नए ड्रामे की फीमेल लीड है। वो एक छोटा सा बिजनेस चलाती है और अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसकी एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जा रही और अक्सर तो ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसे इन्वेस्टर तलाश करने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। इवन कि यहाँ तक भी होता है कभी कभार कि जो थोड़े बहुत उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी पे करने के पैसे भी नहीं बचते। लेकिन उसकी एक क्वालिटी जो बहुत स्पेशल थी वो ये थी कि कोई भी फेलियर उसे दबा नहीं सकता था। वो हर रोज़ एक नई तलाश में लग जाती थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन उसका हार्ड वर्क पे करेगा और उसका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। आज भी आनरॉन बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलती है लेकिन कोई भी उसकी कंपनी में अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं था। अब डिसअपॉइंटेड सी जब वो शाम को घर वापस पहुंचती है तो उसे कॉल आती है अपने असिस्टेंट की, जो बताता है कि हमने सैलरी भी पे करनी है, क्या इतने पैसे बचे हैं अकाउंट में। और ये सुनते ही बेचारी और ज़्यादा सैड हो जाती है और उसके बाद वो रेडियो सुनने लगती है। रेडियो पर एक शो आ रहा था जिसका नाम हेशा टाइम था और उस शो का होस्ट हमारा हीरो है जिसका असल नाम यान योए है, लेकिन वो रेडियो पर अपना नाम हेशा रखता है। वो एक डबिंग एक्टर भी है और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी फीमेल लीड भी अक्सर उसका शो सुना करती थी और इससे उसे लगता था कि शायद वो थोड़ी रिफ्रेश हो जाएगी अपनी इतनी डिफिकल्ट लाइफ से। जबकि यान जोए की लाइफ को दिखाते हैं, उसकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी। उसका रेडियो शो भी बहुत अच्छा जाता है और उसको बहुत सारी डबिंग ऑफर्स भी होती रहती हैं, लेकिन वो क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स चूज करता था जो कि बहुत अच्छे और आउटस्टैंडिंग होते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड आनरॉन बेड में लेटी हुई है और उसके सामने शावर लेकर निकलता है यान योए, जो उससे पूछता है कि तुम अब मुझे पैसे कब दे रही हो। अब इस सीन की क्या रियलिटी है, इसका क्या मतलब बनता है, ये तो हमें इस एपिसोड के एंड में पता चलेगा। और फिर हमें एक दिन पीछे फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली आन्या ने अपनी शिफ्टिंग करनी थी। वो एक नई जगह पर एक फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी और यहाँ पर भी खड़े खड़े उसकी पिकअप वाले से बहुत लड़ाई होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है। वो सारी ट्रैफिक ब्लॉक करा के खड़ी उससे लड़ रही होती है कि यहीं पर ही यन योए भी पहुँच जाता है। एक्चुअली यन योए उसका लैंडलॉर्ड था। वो उसकी मम्मी का फ्लैट था जिसमें वो शिफ्ट होने वाली थी। यन योए जैसे ही उसे देखता है तो एक दफ़ा ठहर सा जाता है, उसके पास आता है, लेकिन वो उसे नोटिस ही नहीं करती। ऐसे लगता था कि जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। लेकिन यन योए की आंखों में बहुत कुछ था। वो यहाँ पर उसे लड़ाई करता देखता है तो उस पिकअप वाले को खुद से पे कर देता है और आनरॉन से कहता है कि तुम ये सारी पेमेंट मुझे बाद में दे सकती हो, लेकिन जल्दी से जल्दी सामान अंदर शिफ्ट कराओ। आनरॉन तो बस हैरान थी कि अगर ये स्ट्रेंजर है तो मेरी हेल्प क्यों करेगा, और इतना हैंडसम लड़का, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने इसे कहाँ देखा होगा। अब जब वो शिफ्टिंग कर लेती है तो ऊपर से यन जो उसके घर पर आता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। 1 महीने की उसने पेमेंट कर दी थी और बाकी का डिपॉजिट उसने आज देना था। लेकिन वो बेचारी क्या करती, उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो अपने फेस पर एक क्यूट सी स्माइल लाती है और कहती है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो मैं भी वहीं से ही पढ़ी हूँ। यान जोई को लगा था कि शायद इसे कुछ याद आ गया है, लेकिन वो बताने लगती है कि मुझे तुम्हारी मम्मी ने ये कहा था। अब देखो ना, हम दोनों का स्कूल सेम है तो तुम्हें मुझसे थोड़ी सी तो कंसेशन करनी चाहिए। मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगी। अब ये सुनकर एक दफ़ा तो यान जो है वहाँ से चला जाता है, जबकि आनरॉन अपनी प्लानिंग करने लगती है। उसने यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मीटिंग पर जाना था जहाँ पर उसे लगता था कि उसे एक इन्वेस्टर मिल सकती है। वो एक मछली को फंसाने जा रही थी। यान जोई ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि वो इस एलुमनाई मीटिंग में जाएगा, लेकिन अब आनरॉन को देखने के बाद वो भी वहां जाने का फैसला कर लेता है। और जो आज रात वो शो करता है उसका थीम भी कुछ आनरॉन और यान जोई की इस मुलाकात से मिलता जुलता था। अब उसके बाद रात को लेट नाइट 11 बजे के बाद हेशा शो का टाइम हो गया था, जिसमें वो सबको एक स्टोरी सुनाता है और उसके एक कैरेक्टर की 9 साल बाद मुलाकात हुई थी। और इस कहानी से यही शो होता था कि वो आनरॉन को यूनिवर्सिटी टाइम से बहुत अच्छे से जानता था और मे बी उसका आनरॉन पर क्रश भी हो। लेकिन आनरॉन के लिए यान जो एक नेबर और लैंडलॉर्ड से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था, जो कि पहले एक स्ट्रेंजर रहा हो। अब नेक्स्ट डे शाम को जब एलुमनाई पार्टी में आनरॉन आती है तो उसके रंग ढंग और उसके टशन देखने वाले थे। उसने एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी अपने लिए रेंट पर ली थी और इसके साथ साथ उसके कपड़े, शूज़, बैग, हर चीज़ ब्रांडेड थी। और ये जानने के लिए चश्मों की ज़रूरत नहीं थी कि आनरॉन एक अमीर लड़की लग रही थी।
यहाँ पर उसने फोटोग्राफर भी अपना ही हायर किया हुआ था, जो कि सबको ये इम्प्रेशन देने लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस गर्ल है। एक्चुअली वो यहाँ पर मिस लान को मिलने के लिए आई थी, जिसको देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो अगर उसे पटा ले तो वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी। और उसी पार्टी में यान योई भी पहुंचा हुआ था। अब वो मिस लान से बात करती है और उसे अपने ऐप के बारे में बताने लगती है, जो कि उसने नया डेवलप किया था। वो डेटिंग और रोमांस से रिलेटेड था। उसके आइडियाज तो काफी यूनिक थे, मिस लान को पसंद आते हैं और वही उससे पूछने लगती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा तो यकीनन कोई बॉयफ्रेंड होगा। एक्चुअली उसकी लाइफ में लव का टाइम ही नहीं था। इतने में वहाँ पर यान आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया। वो मैसेज में बार बार उससे पैसे मांग रहा था। तो यहाँ पर वो एकदम उसके करीब जाती है और कहने लगती है कि एक्चुअली यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझे इसी ऐप के थ्रू मिला है। मेरी ऐप मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर ही तो बनी हुई है। अब वो इशारों इशारों में उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो यान योई भी उससे अपना बाजू छुड़ाता है और कस कस का हाथ पकड़ लेता है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड है। अब वो साइड पर उसे ले जाकर कहती है कि देखो थोड़ी सी मेरे साथ नाटक कर लो, अगर ये इन्वेस्टर मिल गई तो तुम्हें भी तुम्हारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। यहाँ पर यान उसे कहता है कि थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारी ये जो इतनी महंगी ड्रेस है ना, इसका टैग पीछे दिख रहा है। एक्चुअली ये ड्रेस आनरा ने सिर्फ एक ही दफ़ा पहननी थी और उसके बाद रिटर्न करके कुछ और परचेज कर लेना था। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी इतनी मेहनत उसके काम नहीं आने वाली। वो जब वापस मिस लान के पास जाती है तो वहाँ पर एक और बिजनेसमैन मिस्टर वॉन्ग खड़ा हुआ था, जिसको उसकी कंपनी से रिलेटेड सब कुछ पता था। एक्चुअली वो एक बड़ी कंपनी का नाम और उन जैसा अपना बिजनेस कार्ड बनाकर ये इंप्रेशन दे रही थी कि जैसे उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसकी रियलिटी सबके सामने खुलकर आ गई थी और इसके बाद कोई भी उसे वहाँ पर भाव नहीं देता। वो बेचारी मिस लान के पीछे पीछे चलती है तो यहाँ उसकी हील मुड़ती है और वो नीचे गिर जाती है। हर कोई उसका टैग भी देख लेता है। वो सबके सामने एक तमाशा बन के रह गई थी। इतने में उसकी बेस्टी वहाँ पर पहुँचती है, जिसका नाम बाय था। वो उसे संभालती है और सब लोगों को डांटती है, उसे साइड पर ले जाती है। एक्चुअली ब्रॉड से आई थी, वो सरप्राइज देना चाहती थी तो उसने अपने आने का आनरान को बताया ही नहीं था। आनरान उसे देखकर खुश हो जाती है। बाय भी देखती है कि वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल है। उसे बहुत उम्मीद थी कि फ्यूचर में ये बहुत सक्सेसफुल बनेगी। अब यहाँ पर एक तरफ तो आनरान अपनी बेस्टी को देखकर खुश हो रही थी, जिसे वो इतने सालों बाद मिल रही थी, क्योंकि बाय तो डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए यूरोप गई हुई थी। लेकिन फिर ये देखकर वो सैड हो जाती है कि बेचारी ने जो ड्रेस वापस करना था अब वो फट चुका था, मतलब सारे पैसे ज़ाया। अब आनरान बहुत हर्ट हो गई थी। वो एक स्टोर पर जाती है और वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। उस स्टोर पर ही यान योई भी आया हुआ था। वो बेचारी वहाँ से उठकर जब जाने लगती है तो उसके महंगे शूज की हील भी टूट जाती है। ये चीज यान योई ने देख ली थी। अब बेचारी जैसे टूट के रह गई थी। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगती है। यान उसके पास आता है और उसको स्लीपर्स ला कर देता है, और जो उसके कपड़े फट गए थे गिरने की वजह से, वो अपनी शर्ट उतार कर उसको कवर भी करता है। यहाँ पर आनरान उससे थैंक्स करती है कि तुमने आज 2 दफ़ा मेरी हेल्प करी है। वो बदले में उसे एक ड्रिंक लेकर देना चाहती थी, लेकिन जब चेक करती है तो उसके पास पेमेंट करने के भी पैसे नहीं थे। तो ये पेमेंट भी और कोई नहीं बल्कि यान ही करता है। और यहाँ पर आनरान बैठकर ड्रिंक करने लगती है, जबकि यान जो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है। वो बताता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। यहाँ पर वो काफ़ी ड्रंक हो गई थी, उससे बहुत सारी बातें करती, कभी उससे उसका नाम, उसका बैच और उसके मेजर्स पूछने लगती हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। इन दी एंड वो ड्रंक आनरान को घर तक लेकर आता है, लेकिन उसे अपने दरवाजे के सामने खड़े अपना पासकोड भी याद नहीं था। उसे अर्जेंट वॉशरूम में जाना था, तो यान उसे अपने ही अपार्टमेंट में ले जाता है। वो उसे वापस भेजना चाहता था, लेकिन वो ड्रंक थी, वहाँ पर हरकतें करने लगती है। अपनी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, उसी की कहानियाँ सुनाने लगती है और बताती है कि ये शूज़ भी मेरे नहीं, ये बैग भी मेरा नहीं, और इस शहर में सक्सेसफुल बनना, इस तरह की लाइफ गुजारना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो बालकनी में खड़ी हुई थी। यहाँ पर वो स्लिप होकर एक दफ़ा नीचे गिरने वाली थी कि यान जो आगे बढ़ता है, उसे संभाल लेता है, लेकिन आनरान की लैंडिंग सीधी उसके ऊपर हुई थी और उन दोनों की एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। और बस फिर इस किस के फौरन बाद आनरान वहाँ वॉमिटिंग करने लगती है। अब यान बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और काउच पर जाकर लिटा देता है। अब वो सफाई करता है। बालकनी में एक पार्टीशन थी जो कि उसने तोड़ दी थी, वो उसको भी अरेंज करता है। इन दी एंड वो अपने कमरे में सोने वाला था कि वो कहाँ उसे सोने देती है। काउच से उठकर आकर बेड पे उसके साथ सोने लगती है। अब वो बहुत अनईजी हो रहा था। वो उठता है और अपने कमरे से निकलकर बाहर काउच पर सोने लगता है,
पर बेचारे को शायद आदत नहीं थी, उसे नींद ही नहीं आती। अब वो सोचता है कि टाइम क्या वेस्ट करना, अपने सारे काम जो वो दिन भर नहीं कर सका था अब वो रात में करने लगता है। पूरी रात काम कर कर के अब वो थक गया था। सुबह भी हो चुकी थी और पसीने से बेचारे का बुरा हाल था। वो सोचता है कि क्यों ना एक शावर ले लिया जाए। और बस फिर वो सीन आता है कि जब अनरान उठती है, उसने गर्मी की वजह से अपना कोट भी उतार दिया था और वो इस हालत में थी कि उसे लग रहा था कि जैसे उसने एक वन नाइट स्टैंड लिया हो। यहाँ पर यान जो है अनरान को सीनियर बोल रहा था और उससे पैसे मांग रहा था और उसके स्टाइल से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो वन नाइट स्टैंड के सर्विसेज चार्जेस उससे मांग रहा हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। एक्चुअली यान योए उससे पैसे मांग रहा था उस चीज़ के जो उसने कल उसके लिए पेमेंट की थी, स्लीपर्स खरीदे थे और इसके साथ साथ अपार्टमेंट का डिपॉजिट भी उसने पे करना था और कुछ डैमेज भी कर दिया था घर में चीज़ें तोड़ के। उसने एक रात ड्रंक होकर इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। ये देखकर अनरान बेचारी और परेशान हो जाती है कि पहले ही पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, अब ये सब भी पे करना पड़ेगा। जबकि यान जो है बेचारा यही सोच रहा था कि बहुत लंबे समय बाद जब एक कपल मीट अगेन होता है तो अक्सर उनके बीच लव फ्लरिश करने लगता है। लेकिन शायद ये सिर्फ नॉवेल्स और ड्रामास में होता है। मेरी लाइफ में अब अनरान आई है तो हमारा लव क्या ब्लूम हो पाएगा कि नहीं, अब ऐसा होता है कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड हमें दिखाते हैं कि अनरान ने कुछ सालों पहले अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें उसका बिजनेस पार्टनर था मिस्टर हु, जो कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। और उसकी टीम उसके साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखती आई थी। उनको अच्छी सक्सेस तो एक भी नहीं मिली थी, लेकिन बहुत से फेलियर्स का सामना उन्होंने ज़रूर किया था। लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो ये थी कि वो हिम्मत नहीं हारते थे। वो आज भी इकट्ठे थे और अपनी सक्सेस के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। आज अनरान थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही थी क्योंकि एक नई जगह पर वो लोग शिफ्ट हुए थे अपना ऑफिस लेकर, जो कि एक्चुअली हु की मम्मी की प्रॉपर्टी थी। और हु की मम्मी वहाँ पर आ रही थी। उनको इम्प्रेस करने के लिए वो लोग अच्छे से सफाई भी करते हैं क्योंकि वो क्लीन फ्रीक थी। हु की मम्मी वहाँ पर आती हैं, सारों को देखती हैं, उनके काम को चेक करती हैं और उसके बाद उनसे कहने लगती हैं कि ठीक है, तुम लोग बहुत बड़े एम्बिशन लेकर आए हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम लोग बहुत अच्छी गेम्स या एप्स डेवलप कर सकोगे इतनी छोटी टीम के साथ, इसलिए मैं तो तुम लोगों में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली। उनका बेटा हु बहुत कहता है कि मुझ में ना भरोसा करें, लेकिन इस लड़की पे तो विश्वास करें, ये बहुत टैलेंटेड है, मेरी फ्रेंड अनरान। लेकिन मम्मी इन दी एंड उनको एक और धमाका करके जाती है और वो ये था कि वो इस प्रॉपर्टी का रेंट भी उनसे लेने वाली है। अब वो चली जाती है और हु ये सोच रहा था कि क्या वाकई मैं इनका सगा बेटा हूँ या फिर स्टेप सन। अब इस टेंशन के बाद वहीं खड़े खड़े अनरान को एक कॉल आती है जो कि मिस्टर वोंग की तरफ से थी, जो कि उसको कल पार्टी में मिले थे। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारे आइडियाज काफी पसंद आए थे, हाँ मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। और वो ये था कि वो उसके साथ आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, मतलब कि अपना काम था जो कि वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके कराया करेंगे। ये सुनकर वो एक दफ़ा तो निराश होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ इनकम बनानी पड़ेगी, शायद इसी थ्रू हमें थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा और पैसे भी बन जाएंगे। अब वो बेचारी थकी हारी अपने घर शाम को वापस लौटती है, बड़े मज़े से रेस्ट कर रही थी, जबकि उसके बाजू में यान जो है वो मिरर के सामने खड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरह से वो अनरान के पास जाए और उससे बात करे। डिफरेंट स्टाइल में एक्टिंग करने लगता है और फिर हिम्मत करके जब उसके घर के बाहर जाता है तो उसे आवाज़ आने लगती है। वो एक्चुअली एक ऑडियो बुक सुन रही थी जो कि जियांग की वॉइस में डबिंग की हुई थी। वो भी एक बहुत बड़ा वॉइस एक्टर था। इनफैक्ट अगर हम कहें कि वो हेशा यानी कि यान युए का राइवल था तो ये गलत नहीं होगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वो काफ़ी जेलस हो जाता है कि ये मुझे नहीं बल्कि उसको सुन रही है। वो अपने बालकनी पर आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत शोर कर रही हो और यहाँ रहने का सबसे पहला रूल ये है कि मुझे खामोशी चाहिए। आनन को समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से इतना गुस्सा क्यों करने लगा है। एक्चुअली वो जेलसी की वजह से था। अब नेक्स्ट डे अनरान हु के साथ डिस्कशन कर रही थी। मिस्टर वोंग की कंपनी ने उनको ट्रायल के लिए एक सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो कि काफी छोटा था लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने खुद को प्रूफ करना था इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। उसमें उनको एक वॉइस ओवर एक्टर की भी जरूरत थी। वो कहती है कि हम किसी बहुत प्रोफेशनल को हायर करेंगे, जियांग जैसे को।
लेकिन हु का कहना था कि वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। अब नेक्स्ट डे एनरॉन को पता चलता है कि वॉइस एक्टर उनके लिए अरेंज हो चुका है और इस वक्त वो उनके ऑफिस में उनको मिलने वाला है। वो बड़ी खुश होती है। वो एक गाड़ी के मिरर में खड़ी होकर खुद को एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO प्रिटेंड करके काफी नखरा करती है कि जियांग ना मिला, चलो कोई बात नहीं, कोई भी एक्टर हो, हमें तो सिर्फ गुजारा ही चलाना है। हेशा उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब जब एनरॉन वहाँ पर हेशा को आए हुए देखती है तो हैरान रह जाती है कि हेशा कोई और नहीं बल्कि यान जोए है। अब वो फौरन समझ जाती है कि इसने मेरी बातें भी सुन ली थी और वैसे भी मेरे तो इसके साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन उसको कन्विंस करने के लिए वो उसके सामने कहने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, रोजाना मैं आपका शो सुनती हूँ। इनफैक्ट वो हु को साइड पर ले जाकर उससे कहती है कि ये मेरा नेबर है, मेरा लैंडलॉर्ड भी, और आई थिंक प्रोफेशनल नहीं है कि हम इसको अपने साथ काम पर रखें। लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि हमारी कंपनी की इतनी औकात नहीं कि हम चूजी बने, और वैसे भी ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है और मैंने बहुत मुश्किलों से इसे मनाया है। उसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी क्लॉज थी उसे लगता था कि वो उसकी कंपनी को फायदा देने वाली है, तो वो मान जाती है। अब वो लोग यान के सामने बैठकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और वो उसकी बहुत सारी झूठी तारीफें भी करती है और बताती है कि मैं आपका शो कितना रेगुलरली देखती हूँ। वो उससे पूछता है अच्छा फिर कल रात मैंने शो में क्या कहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। अब वो अपने फेस पर एक फेक स्माइल सजाए उससे कहती है कि आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी, लेकिन इनफैक्ट उसके फेस से बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये कह बैठती है कि मुझे इतना पता है कि आपने हेशा नाम क्यों चूज किया है। मेरी एक फेवरेट कॉमिक बुक है, उसमें हीरो का नाम भी हेशा है, लगता है आपने उसी से इम्प्रेस होकर ये नाम रखा है। अब वो तो मामला काफी खराब कर रही थी, तो हु उसको पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है। यान अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था और वहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स थे उनको देखते ही वो समझ जाता है कि इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। और अब एनरॉन बेचारी ये सोचने लगती है कि उसे एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेचारी बहुत मेहनत करती है और ओवर टाइम भी करती है। इन दी एंड जब वो जाने वाली थी तो देखती है कि बारिश हो रही है और उस टाइम पर कैब्स के रेट डबल हो चुके हैं। वो फौरन से हु को कॉल करती है। हु कहता है कि मेरे साथ यान है और मैं उसी से लिफ्ट ले रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। लेकिन जब वो बाहर आती है तो ये देखकर सरप्राइज रह जाती है कि सिर्फ यान ही है, हु तो किसी और के साथ जा चुका। अब वो रास्ते में उसके साथ इजी होने की बातें करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यान सारा टाइम साइलेंट बैठा रहता है। वो उससे पूछती है कि तुम हर टाइम ईयरफोन्स क्यों यूज़ करते हो, पता है ये कानों के लिए अच्छे नहीं होते, और मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूँगी क्योंकि मैंने तुम्हारे घर पर वॉमिट किया था। वो आगे से कहता है कि तुम्हें याद है वॉमिट के अलावा भी बहुत कुछ हुआ था। अब वो यही सोचकर कंफ्यूज होने लगती है कि पता नहीं उस रात मैंने क्या क्या किया था, और उसके बाद सारा रास्ता वो चुपचाप बैठी रहती है। अब घर आकर उसको पता चलता है कि बाकी दिनों में स्टूडियो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। एक ही स्टूडियो फ्री है जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें कल मॉर्निंग टाइम में जो भी वो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं वो हेशा से करा लें। लेकिन साथ में ये भी पता चलता है कि हेशा कभी भी मॉर्निंग में काम नहीं करता। अब वो फौरन से उसके पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो नहीं मानता बल्कि उसे अपने घर से बाहर भेज देता है। अब वो ऑनलाइन हेशा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि डम्पलिंग्स उसकी फेवरेट है और वो उसके लिए सूप डम्पलिंग्स बनाने लगती है। लगता है कि पहली बार कुकिंग कर रही थी। यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि यान का बचपन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था। उसके डैड हमेशा उसकी मम्मी से लड़ते थे और चीज़ें तोड़ते थे, और इसी वजह से उसकी मम्मी उसको हेडफोन लगा दिया करती थी ताकि वो लड़ाई का शोर शराबा ना सुने, और यही आदत उसकी आज तक बन चुकी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए नाश्ता लेकर जाती है, उसे मक्खन लगाने के लिए, और साथ में कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन वो उसे अंदर घुसने ही नहीं देता, वहीं से बाहर भेज देता है। अब उसके हाथ के बनाए हुए डम्पलिंग्स दिखने में तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और यान जो जब वो खाने की कोशिश करता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन सब बता रहे थे कि इनको स्वेलो करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बेचारा चुपचाप खा जाता है, उसको एक शब्द भी नहीं बोलता। उसके बाद स्टूडियो जाने के लिए यान की गाड़ी की चाबी एनरॉन ले लेती है कि आप रेस्ट करें बॉस, मैं आपके लिए ड्राइवर बनूंगी, और साथ ही साथ उसके कानों से एयरफोन्स भी निकाल लेती है। कहती है कि मैं सामने हूँ, जीती जागती इंसान मुझसे बातें कर लें। और इतने में वहाँ लेटे लेटे ही यान को नींद आ जाती है। अब गाड़ी में यान काफी हैरान होता है इस बात से कि वो बिना एयरफोन के बहुत लंबे अरसे बाद पहली दफा सोया था, और वो भी पूरे 1 घंटे के लिए।
अब जब वो स्टूडियो में पहुंचते हैं तो वहां पर यान का सेक्रेटरी भी खड़ा हुआ था, जो कि देखकर हैरान था और आन से कहता है कि तुम वो पहली लड़की हो जो इसे मॉर्निंग में लेकर आई हो। मेरी बात तो इसने आज तक नहीं मानी। और इतने में स्टूडियो से बाहर मिस्टर जियांग निकलता है, वही दूसरा डबर। वो क्लमजी था लेकिन काफी हैंडसम दिख रहा था। और जिस तरह से आनरान उसको देखती है, यान काफी जेलस होता है और वो जियांग को उससे हाथ भी नहीं मिलाने देता और कहने लगता है कि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी फैन है। अब जियांग तो वहां से निकल जाता है, लेकिन बाद में आनरान उसे देखती रहती है कि अपनी आवाज की तरह ये काफी गुड लुकिंग भी है। अब वॉइस ओवर देते हुए यान को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो डम्पलिंग्स काफी खट्टे थे, आनरान ने बनाए थे। लेकिन फिर भी वो खुद तो किसी तरह से हैंडल करता है और इतना ज्यादा काम एक ही दिन में कर लेता है और बहुत ज्यादा सारा काम एक ही दिन में कर लेता है, ताकि आनरान को कोई दिक्कत ना हो एक और दिन एक स्टूडियो हायर करने की। यहाँ पर वो जितने भी डायलॉग बोल रहा था वो बस आनरान को देख के जा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो ये सब रोमांटिक डायलॉग उसी के लिए बोल रहा हो। अब जब वो घर पहुंचती है तो हु आनरान को कॉल करके कहता है कि अक्सर हेशा का शो सुना करो, ये ना हो किसी टाइम पर तुम्हें उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी बातें भी बतानी पड़े, तुम प्रिपेयर्ड रहो। और यही सुनने के बाद वो रेगुलरली उसका शो सुनने का फैसला करती है। जबकि उधर यान को दिखाते हैं, वो काफ़ी क्यूरियस था और उसके वी चैट पर चेक कर रहा था कि कहीं आनरान सिंगल है या फिर इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। और यहीं पर ही कुछ कमेंट्स चेक करते हुए उसे पता चल जाता है कि वो अभी तक बेचारी सिंगल फिर रही है। और ये देखते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। हमें दिखाते हैं कि हेशा अपना एक शो कर रहा था और उसमें वो एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाता जो स्टोरी बिल्कुल आनरान पर बुरी उतरती थी। वो पब्लिक में और अपनी कंपनी पर पैसा खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करती थी, लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो एक एक रुपए के लिए वो बहुत लड़ाई करती थी। यान को थोड़ा ही टाइम हुआ था उससे मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका आन से कोई बहुत पुराना रिश्ता है, वो बहुत समय से उसे जानता था। एक दिन आनरान उसके पास आती है और उसकी प्लास्टिक बॉटल्स बेच देने पर उससे काफ़ी लड़ाई करती है कि इतने में मेरे लिए नूडल्स का एक पैकेट आ जाना था। फिर एक दिन आनरान आती है उसके फ्लैट पर और उससे कहने लगती है कि अभी अभी जो सॉन्ग तुम्हारे घर में बज रहा था ये मुझे बहुत पसंद आया है, क्या इसका कॉपीराइट तुम मुझे दे सकते हो मेरी गेम में यूज़ करने के लिए, और प्लीज़ थोड़ा सस्ता भी रखना। तो आगे से यन यो उससे कहने लगता है क्यों ना मैं तुम्हें फ्री में ही दे दूँ। वो काफ़ी टॉन्ट करता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। उसके बाद वो उसे वहाँ से भेज देता है, लेकिन नेक्स्ट ही मॉर्निंग वो अपना वी चैट चेक करती है तो उस पर वही म्यूज़िक उसने उसे वाकई फ्री में भेज दिया था। वो बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यान काम पर जा रहा था तो वो वहाँ पर खड़ी हुई आनरान को देखता है तो लिफ्ट दे देता है। रास्ते में वो बहुत बोलती है और इसे ज़्यादा बोलने की वजह से वो गड़बड़ भी कर बैठी थी। वो उसके सामने जियांग के बारे में बुरा बुरा बोल रही थी क्योंकि वो उसका राइवल था, लेकिन इसी बीच उसने इतनी ज़्यादा बातें जियान के बारे में बोल दी थी कि ये सुनते ही हेशा भी हैरान रह जाता है कि ये जियान को इतने अच्छे से जानती है। वो समझ गया था कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब ये सुनते ही उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो रैश ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है। आज जब आनरान अपनी कंपनी में जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है और उसको डिज़ाइंस बनाने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें बाय को दिखाते हैं। वो एक जगह खाना खाने गई हुई थी और वहीं पर ही हु भी बैठा हुआ था, जो कि अपनी मम्मी को बहलाने की कोशिश कर रहा था, उनको बहुत मस्के लगा रहा था, उनकी तारीफ़ें कर रहा था कि किसी तरह से वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाए। यहाँ पर बाय को ऐसा लगता है कि ये लड़का अपनी ओल्ड एज गर्लफ्रेंड को पटा रहा है सिर्फ उसका पैसा हासिल करने के लिए। वो यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ने लगती है कि लड़का पैसे लेकर भाग गया, वो कितना डिसऑनेस्ट था, और ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है बिना कोई इन्वेस्टमेंट दिए। अब ये सुनकर हु को काफ़ी गुस्सा आ गया था। इतने में वहाँ पर वर्क से रिलेटेड मीटिंग करने के लिए बाय के पास भी कोई आदमी मिलने के लिए आया हुआ था। अब यहाँ पर बारी थी बदला लेने की, तो हु भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और ऐसा इंप्रेशन जाता है कि जैसे इसने अपने रेज़्यूमे में झूठ बोला है कि ये सिंगल है, बल्कि ये मैरिड है और हनीमून मना कर आ रही है। अब उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और उसके बाद उसे आनरान मिलती है जो उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। एक्चुअली उसे अच्छे से पता था कि बाय डेट करना चाहती है किसी हैंडसम बॉय को, तो वो उसे लूर करती है और कहती है कि मेरी कंपनी में बहुत हैंडसम एक सेकंड जनरेशन चावल भी है। और उसका इशारा एक्चुअली हु की तरफ था और वो उससे कहती है कि मेरी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा, मेरी कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है।
जबकि हमें हाइशा को दिखाते हैं उसने आज रात जब शो स्टार्ट किया था, तो जैसा कि आनरान ने एक दफ़ा उसे कहा था कि तुम शो बहुत लेट करते हो, इसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो आज वो वोटिंग कराता है अपने शो में कि कौन चाहता है कि हम 1 घंटा पीछे चले जाएं। और ये सुनकर आनरान को बहुत खुशी होती है कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया है। अब नेक्स्ट डे आनरान एक मीटिंग पर जाती है मिस्टर वोंग के साथ, और वो अपने साथ वॉइस एक्टर को भी मिलाने के लिए लेकर गई थी, जो कि ऑफ कोर्स यान ही था। यहाँ पर यान ने एक बात फील की थी, और वो ये थी कि मिस्टर वोंग बहुत ठरकी हैं और वो बहाने बहाने से आनरान को छूने की भी कोशिश करते हैं। आनरान को अपनी वर्क से रिलेटेड बहुत सारी मजबूरियां थी, इसकी वजह से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अवॉइड करने की भी कोशिश करती थी। लेकिन ये सारा टाइम यान के फेस पर जो जेलसी थी वो हमें साफ नजर आती है। अब वो वहाँ से जब जाने लगते हैं तो मिस्टर वोंग उनको रोकता है और कहता है मेरा अगला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे, बिड की तैयारी कर लो। वहाँ से बाहर निकलकर यान योए को काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। वो उससे कहता है कि इस जैसे इंसान के साथ हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे से वो कहती है कि ये सब मैं कंपनी के लिए कर रही हूँ, और वैसे भी ऐसे लोगों को मुझे हैंडल करना अच्छे से आता है। लेकिन यान बहुत नखरे दिखाता है और कहता है कि अगले प्रोजेक्ट के लिए मैं वॉइस ओवर एक्टर बनूंगा कि नहीं, ये फैसला मैंने अभी नहीं किया और ना ही तुम्हें यस करी है। मतलब उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। बाय आज पहले दिन ऑफिस में आई थी। यहाँ पर वो हु से मिलती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है यही है वो रिच बॉय जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, ये अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता हुआ मैंने खुद पकड़ा है। और फिर उसके बाद उसकी कन्फ्यूजन क्लियर होती है जब उसे पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी मम्मी थी। अब शर्मिंदा होने की बेचारी बाय की बारी थी। अब इसके बाद वो सारे लोग इकट्ठे डिनर करते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में। यहाँ पर बाय जब हेशा को देखती है तो देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, और यहाँ पर वो आनरान से पूछती है कि अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या मैं इसे पटाने की कोशिश कर सकती हूँ। यहाँ पर आनरान कह देती है तुम्हारा जो मन चाहे करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये बात पास बैठे हेशा ने भी सुन ली थी और उसे बहुत बुरा फील हुआ था। अब नेक्स्ट डे हमें काम पर दिखाते हैं कि बाय ओवरसीज से पढ़ कर आई थी और वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। उसने टाइम से पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया था, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो उसे बताता है कि महेशा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगले प्रोजेक्ट के लिए उसे कन्विंस करना है। बाय सोचती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। अब जो वो वहाँ पर जाते हैं वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसे मना ले, लेकिन बाई सारा काम ख़राब कर देती है ये कहकर कि मुझे नहीं पता था कि जियांग यहाँ काम करता है, अगर जियांग ने आना था तो मैं आनरान को भी बता देती। पता है वो 10 साल से उसकी ऑडियो बुक सुनती है, उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है। और ये सुनते ही जो जेलसी आती है यान योए के फेस पर वो साफ नज़र आती है कि वो मेरे से अब तक डबल गेम कर रही थी। एक्चुअली यान योए को जियांग इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि वो एक प्ले बॉय था और अक्सर अपनी फैंस के साथ वो डेटिंग करता रहता था। आज भी वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक लड़की है, मेरी बहुत पुरानी 10 साल की फ़ैन है, उसे प्लीज़ थोड़ी सी सिंगिंग सिखा दो। लेकिन 10 साल की फ़ैन का शब्द सुनते ही उसे एकदम आनरान याद आ जाती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उधर आनरान रात को हिम्मत करती है और उसके दरवाजे पर बेल देती है। अब की दफ़ा वो उसे बहलाने के लिए कुछ रेयर कॉमिक्स लेकर आई थी और उससे कहती है कि मुझे पता चल गया तुम कॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। यान योए जान गया था कि एक्चुअली अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे मनाना चाहती है। वो उससे कहता है कि वोंग जैसे गिरे हुए इंसान के साथ तुम क्यों काम कर रही हो, जहाँ तक रेंट की बात है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे अभी रेंट नहीं चाहिए। लेकिन आगे से आनरान भी टची हो जाती है और कहती कि तुम कभी भी नहीं समझोगे कि मेरे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने कंपनी चलानी और मुझे पैसे की कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पर बातों बातों में यान योए कह बैठता है कि आनरान तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। ये सुनकर वो हैरान होती है लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके साथ ही यान योए को यादें आने लगती हैं। एक्चुअली वो पहले भी आनरान से मिला था लेकिन वो हैरान था कि वो मुझे इतना इग्नोर कैसे करती है, क्या मैं उसकी लाइफ में इतना मीनिंगलेस था कि उसे मेरी कोई भी परछाई याद नहीं। और वो जो कॉमिक बुक्स उसे पढ़ने के लिए दे कर गई थी, इनसे भी उनकी पास्ट की काफ़ी यादें जुड़ी हुई लगती थी। और यहीं पर ही यान योए फैसला करता है कि चाहे वो उसे याद हो कि ना हो, लेकिन अपने प्यार की खातिर वो जहाँ तक हो सके उसकी हेल्प करता रहेगा, बेशक वो उसकी लाइफ में मीनिंगलेस रहे या फिर एक प्रिंस बन जाए। और ये सोचते हुए उसका फेस एकदम काम हो जाता है और वो आनरान देखती है कि उसका शावर ठीक से काम नहीं कर रहा। उसे सबसे पहले किसी का ख्याल आता है तो वो आता है अपने नेबर का यान योए का। वो उसे हेल्प के लिए कॉल करने लगती है लेकिन
उसका नंबर नहीं मिल रहा था, वो ऑफ था क्योंकि वो नेटवर्क से बाहर था। एक्चुअली वो कैंपिंग के लिए गया हुआ था। वो अक्सर खुद को काम करने के लिए नेचर में बैठकर एंजॉय किया करता था। अब नेक्स्ट डे आन देखती है कि हेशा अपने बैल्कनी में खड़ा हुआ है और पौधों को पानी दे रहा है। वो उसको इम्प्रेस करने के लिए जानबूझ के उसी का ही शो अपने मोबाइल पर ऑन करके सुनने लगती है और एक्सरसाइज का बहाना था लेकिन उसी को देख रही थी। वो सोचती है कि चलो मैं ही आगे बढ़ती हूँ। जब वो पौधों को पानी दे रहा था तो उसने अपना भी गमला आगे कर दिया। ये देखते ही यान यूई को लगता है कि ये कितनी कंजूस है। वैसे मुझसे लड़के गई थी और अब फ्री का वाटर लेने के लिए आगे आ रही है। इतने में यान यूई को मिस्टर वोंग की कॉल आती है और वो काम करने के लिए अंदर चली जाती है। एक्चुअली मिस्टर वोंग बहुत डिमांडिंग हो रहा था। वो बार बार उनको प्रपोजल में चेंजेस करने को कहता था और यही बात वो अपनी टीम को भी आकर बताती है। लेकिन इनफैक्ट वो भी बहुत परेशान था क्योंकि लास्ट प्रोजेक्ट उन्होंने कब का कंप्लीट कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी फाइनल बैच ऑफ पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई थी। और साथ ही साथ ये भी टेंशन थी कि हेशा इस प्रोजेक्ट के लिए वॉइस ओवर नहीं देगा क्योंकि जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टडी किया था तो वो उसकी टाइप का नहीं दिखता था। अब बहुत टेंशन आ चुकी थी। उधर हेशा जब काम पर जाता है तो आगे से जियांग नजर आता है। जियांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत सैड सैड दिखाई दे रहे हो, लगता है तुम प्यार में पड़ चुके हो। अगर तुम्हें लेसन चाहिए तो मैं तुम्हारा लव गुरु बन सकता हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ उससे कहने लगता है कि अगर कोई ऐसी लड़की है जिसने तुम्हारा दिल चुराया है, वो बहुत स्ट्रांग दिखती है, तो इतना बता दूं वो अंदर से उतनी ही वीक है और उसे तुम्हारी वार्मथ चाहिए। हेशा ना चाहते हुए भी उसकी बातें हमेशा सुन बैठता था और उसे सबक भी सीखने लगा था। शाम को हेशा जानबूझकर बालकनी में खड़ा हुआ होता है। एक्चुअली उसे इंतज़ार था। वो काफ़ी देर से देख रहा था कि आन रान के अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ है, मतलब वो अभी तक नहीं लौटी। उस बेचारी को बहुत काम करना पड़ता था। अब जब उसकी लाइट्स ऑन होती तो वो सोचता है कि किसी बहाने से उससे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन फिर हेजिटेंट हो जाता है और खामोशी से बालकनी के पास ही खड़ा उसकी आवाज़ें सुनने लगता है, जो कि एक्चुअली उसी का ही शो सुन रही थी। अब नेक्स्ट डे बार बार आन रान मिस्टर वोंग को कॉल कर रही थी, वो नंबर ही नहीं उठाता था। वो सोचती है कि पेमेंट का पता करने के लिए मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। वो अपनी हील्स निकालती और फॉर्मल शूज़ पहनकर जाने लगती है, जो कि पहनकर वो लड़खड़ा भी रही थी। इसका मतलब है कि ऐसे काम वो सिर्फ मीटिंग्स पर जाते हुए ही करती थी। वोंग तो अपने सेक्रेटरी के थ्रू ये झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस में ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस लान भी पहुँच जाती है और उसे रिसीव करने के लिए वोंग को बाहर आना ही पड़ता है। अब आन काफ़ी टॉन्ट करती है कि आप कौन सा ड्रोन लगा कर पहुँचे, मैं तो यहीं बैठी थी, मुझे तो आते हुए नहीं दिखे थे। और अब लान के सामने उसे शर्मिंदगी होती है तो उसे पेमेंट क्लियर करने की बात कहनी ही पड़ती है कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कह दिया, राइट अवे तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। अब इसी काम में आन बेचारी को बहुत देर हो गई थी और यान यूई को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। बारिश भी हुई थी आज और वो बहुत लेट वापस आती है। उस बेचारी को भीगने की वजह से फ्लू भी हो चुका था। अब यान एक बहाने से उसे पूछने के लिए आता है और वो बहाना ये था कि रेंट पे करने की रसीद देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो देख लेता है कि बेचारी को पैर पर चोट लगी है। एक्चुअली उसके शूज़ नए थे और उसे रब करने की वजह से घाव हो चुका था। अब वो फौरन से आता है और उसे एंटीसेप्टिक स्प्रे करता है और उसके बाद बैंडेज भी लगाने को देता है। वो देखता है कि वो बहुत डाउन फील हो रही थी। उसको फ्लू तो था ही सा, लेकिन साथ में फीवर भी हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो इनकार कर देती है कि मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ और आज फाइनल डे है, कल मुझे प्रपोजल सबमिट कराना है, मुझे बहुत काम करना होगा। अब यान वहीं बैठ जाता है और बहाने बहाने से उसका ख्याल रखने लगता है। सबसे पहले तो वो उसके लिए एक कप गरम गरम चाय अपने हाथों से बना कर लाता है और हान उसकी इतनी केयर देखकर सरप्राइज रह जाती है और उसके बाद उसे सामने बिठाकर जब वो काम कर रही थी तो उसे देखता रहता है। उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो उससे पूछती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। एक्चुअली ये स्माइल उसके फेस पर तब आई थी जब उसे यूनिवर्सिटी के दिन याद आने लगते हैं, जब वो उसकी सीनियर थी और लाइब्रेरी में बैठकर बिल्कुल इसी तरह अपना काम कर रही होती थी, तो तब भी वो उसे ऐसे ही चोरी चोरी देखा करता था। वो बहाना करता है कि तुम्हें फीवर ज़्यादा है, शायद इसी वजह से हेलुसिनेशंस हो रही हैं, मैं तो कोई स्माइल नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद वो उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद जगा दूंगा, उठकर अपना काम कर लेना। यहाँ पर एक दफ़ा वो उसे पानी देने के लिए उठाता है
तो वीकनेस की वजह से आनरान को चक्कर आते हैं और वो यान जो से टकरा जाती है। यान को ये मोमेंट बहुत स्वीट लगा था। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और बहाना उसने ये बनाया था कि मैं वापस नहीं जा रहा, मैंने देखा तुम्हारा घर कितना बिखरा हुआ है, मैं इसे टाइडी करके जाऊंगा, क्योंकि इस तरह के घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो उससे पूछती है कि तुम कितने चेंज हो गए हो, मेरे इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। तो इस बात का जवाब भी उसके पास था। वो बोलता है कि बीमार और लोनली होने की वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कोई घर भी रेंट आउट नहीं करेगा ये वाला। बस अब आन रान तो बहुत मज़े से सो जाती है, जबकि यान जो उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। और इसी तरह काम करते करते सुबह हो चुकी थी। आन रान की आंख खुलती है खाने की खुशबू से। वो आगे जाती है तो देखती है उसने बहुत अच्छा सा उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया हुआ था। वो बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि पता है करीबी डक बोन की एक शॉप खुली है और मेरा वो खाने को बहुत मन करता है, अगर कभी जाओ तो मेरे लिए भी एक लेकर आना, मैं तुम्हें अपने घर का पासवर्ड बता दूंगी। एक्चुअली जब कल रात आनरान को फीवर था तो उसने एक बात यान जोई को बताई थी कि जब भी वो बीमार होती है तो उसकी मम्मी किस तरह से एक डिश उसके लिए बनाती है जिसमें नूडल्स और एग होते थे। और यान जो इतना स्वीट था कि उसने सारी डिटेल्स कल पता कर ली थी और आज उसके लिए बिल्कुल वैसा ही नाश्ता बनाया था। इतने में आनरान को अपनी मम्मी की कॉल आती है। उन्होंने आवाज़ से पहचान लिया था कि बेटी को फ्लू है। वो नाश्ते वगैरह का पूछने लगती है और बताती है मैंने कर लिया। तो उनकी सिक्स सेंस बड़ी तेज थी, वो जान गई थी कि कोई तो है जिसने तुम्हें ब्रेकफास्ट बना कर दिया है। वो कहती है मम्मी प्लीज ओवर थिंक मत करना, सिर्फ एक फ्रेंड है जो कि करीब ही रहता है। जबकि उधर हमें यान यूए को दिखाते हैं, वो वही डक बोन शॉप पर गया हुआ था वही खाना लेने के लिए जो कि आनरान को पसंद था। और वहीं पर उसे जांग मिल जाता जो कि दोबारा से उसे लव लेसन्स देने लगता है और कहता है तुम क्या समझे थे पगले, मैं तुम्हारी नज़रों से पहचान गया था, वही लड़की जो रिकॉर्डिंग पर तुम्हारे साथ आई थी तुम्हारी फैन थी, तुम उसी के लिए फॉल कर चुके हो। और अगर ये खाना तुम उसके लिए लेकर जा रहे हो तो इतना बता दूं, वो तुम्हें लाइक नहीं करती और उस नज़र से नहीं देखती, क्योंकि ये खाना बहुत ग्रीसी होता है और ये खाते हुए लड़कियों का फेस डर्टी हो जाता है। वो कभी भी उस लड़के के सामने नहीं खाएंगी जिसको वो लाइक करती हैं। और साथ ही साथ वो उससे कहने लगता है कि मुझसे मत शर्माओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, कोलीग हूँ। तुम्हें जिस प्यार की ABC भी नहीं आती, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। यान जोए को वो भी बहुत बुरा लगता था और उसकी बातें भी, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ अच्छी टिप्स मिल जाती थी, इसलिए वो बैठा उसकी बातें हमेशा सुनता रहता था। अब वो जाता है, आनरान दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, उसे परेशानी होती है कि पता नहीं उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी। वो अंदर घुस आता है तो पता चलता है कि एक्चुअली वो शावर ले रही है और उससे कहती है कि वेट करो मैं अभी बाहर आती हूँ। लेकिन उसे दोबारा से वही ख्याल आने लगते हैं कि ये तो मेरी कॉलेज में सीनियर थी, तो लगता है कहीं मुझे बच्चा या इमैच्योर तो कंसीडर नहीं करती, इसीलिए मुझे इस नज़र से नहीं देखती। अब मेरे सामने ये खाना ना खाने लग जाए, इसलिए मुझे उठकर चले जाना चाहिए। और जब तक आनरान बाहर आती है वो वहाँ से जा चुका था। वो ये खाना देखकर बहुत खुश होती है और मज़े लेकर खाने लगती है। इतने में उसे उसके कोलीग टियान की कॉल आती है कि बिडिंग के लिए प्रपोजल तो रेडी हो चुका है, ऐसा करूँगी कि मैं खुद जाकर ऑफिस में दे आऊँगी। यहाँ पर आन उसे याद दिलाती है कि प्लीज़ मिस्टर वोंग से या उसकी सेक्रेटरी से पेमेंट की बात ज़रूर करना, हमें अभी तक नहीं मिली। जबकि हमें यान जोए को दिखाते हैं, उसका ज़्यादातर समय तो अपनी बालकनी में ही गुजरता था, जो कि आनरान की बालकनी के बिल्कुल एडजेसेंट थी और उसमें एक बाउंड्री तो टूट चुकी थी, अब उन्होंने प्लांट्स की बाउंड्री बनाई हुई थी, इधर उधर भी आया जा सकता था। उधर टियान जब मिस्टर वोंग के ऑफिस में वो प्रपोजल सबमिट कराने के लिए जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। वो वहाँ पर जाती है और उनसे पेमेंट की बात करने लगती है। वो जान जान के उसके क्लोज आता है और उसे हरास करने की कोशिश करने लगता है। टियान बहुत घबरा जाती है और कहती है कि बाकी की डिस्कशन मिस आन से ही करना, मैं यहाँ से निकली। और बस वो बेचारी डरते और कांपते हुए वहाँ से बाहर भाग जाती है। और इस सीन के बाद हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि यान जो ने पहली ही नज़र में पहचान लिया था कि मिस्टर वोंग कोई ऑर्डिनरी ठरकी लड़का नहीं है, बल्कि अच्छा खासा गिरा हुआ इंसान है। जो हरकत आज उसने टियान के साथ की थी वो बिल्कुल भी रिजनेबल नहीं थी। उधर हमें आनरान को दिखाते हैं, वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि यान जोए ने रात को काम में जो उसकी हेल्प की थी उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। तो उसे ये देखकर इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी बॉय नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी काम कंप्लीट करना और उसे इस अंदाज में समझना हर किसी के बस का खेल है। हेशा के शो के साथ हेशा अपने शो में कुछ गर्ल्स की क्वालिटीज़ बता रहा था।
कुछ गर्ल्स अपने गिर्द हमेशा एक सेफ्टी लाइन रखती हैं और वो कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। एक्चुअली जो बातें वो बोल रहा था वो सारी की सारी आन रान पर भी पूरी उतर रही थी। वो अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारती है, किस तरह से सेफ फील करती है, इस बारे में वो अपने शो में बता रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली आन रान की कुछ पुरानी यादें थी जो उसने जब डिस्पोज ऑफ की थी तो उसकी लाइफ उसे सेफर फील होने लगी थी। और इसके साथ हमें दिखाते हैं कि आन रान का एक एक्स बॉयफ्रेंड था। एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पेजुन था। पेजुन रिसेंटली चाइना में वापस आया था और उसने वही कंपनी ज्वाइन की थी जहां पर मिस लान काम करती थी। वो वहां का नया डायरेक्टर था। जबकि उधर हेश आज अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था। उसका सेक्रेटरी उसे बार बार अर्ज करता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हो, तो सारे नए प्रोजेक्ट्स जो भी तुम्हारे पास आते हैं तुम एक्सेप्ट करते चले जाओ। लेकिन हेशा का कहना था कि मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, सिर्फ वही चूज़ करूँगा जो मुझे खुद को पसंद आएगा। यहाँ पर उसके पास एक नया प्रपोजल आता है और जैसे ही वो उस प्रपोजल को देखता है तो हैरान रह जाता है। एक्चुअली ये तो बिल्कुल उसी प्रपोजल की कॉपी थी जो कि आन रान ने बिड के लिए प्रिपेयर किया था। उसने भी आन रान की ये सब बनाने में हेल्प करी थी, इसलिए उसे बहुत अच्छे से याद था। जब वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो उसे पता चलता है कि एक और कंपनी है जिसके पास वही प्रोजेक्ट है जो कि एक्चुअली आन रान और उसके फ्रेंड्स ने इतनी मेहनत से प्रिपेयर किया था। ये देखते ही वो परेशान हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मेरी थोड़ी हेल्प करो। एक्चुअली वो पता कराना चाहता था कि इस कंपनी के पास ये बिड प्रपोजल कहाँ से पहुँचा है। उसका सेक्रेटरी इस काम में लग जाता है जबकि खुद यानजुए बार बार उसे कॉल्स करता है, लेकिन आन रान अपने काम में बिजी थी तो वो कॉल्स नहीं उठा पाती। आन रान को बड़ी टेंशन थी क्योंकि मिस्टर वांग की कंपनी ने अभी तक उनकी पेमेंट सेटल नहीं की थी। वो कहती है कि हम चाहें तो उनको सू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उनसे कोई लड़ाई नहीं चाहती। हमें अगले प्रोजेक्ट्स भी उनसे लेने हैं, इसलिए उनसे अच्छा रिलेशन कायम करना बहुत ज़रूरी है। आन रान का फ़ोन साइलेंट पर था, उसे कुछ पता नहीं था कि यान जोई कॉल्स कर रहा है। इतने में वो टियान को देखती है जो कि उस वाकया के बाद से बहुत परेशान नज़र आ रही थी जब मिस्टर वोंग ने उसे हरास किया था। आज आन रान जाकर उससे पूछती है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सबको रो रो के बताती है कि वोंग ने उसे किस तरह से हरास किया था, इवन कि वो उसे गंदी गंदी फ़ोटोज़ भी सेंड कर रहा था। ये सुनते ही पूरी टीम को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बिजनेस एक साइड पर, लेकिन हम मिस्टर वोंग को ये हरकत करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। पेमेंट नहीं मिलती तो ना मिले, लेकिन हम टियान के लिए जस्टिस ज़रूर हासिल करेंगे। और वो लोग मिस्टर वोंग से मिलने के लिए चले जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता चला था कोई एक सेमिनार में गया हुआ है और वो वहाँ पर भी अपनी वही हरकतें कर रहा था। एक प्रोजेक्ट देने के लिए एक लड़की को हरास कर रहा होता है कि ऊपर से यान जोई पहुँच जाता है और वो उसे ये काम करने से रोकता है। और यहाँ पर मिस्टर वोंग की और उसकी लड़ाई भी होने लगती है जब वो देखता है कि प्रपोजल इसके हाथ में है और इसे पता चल गया है कि उसने आन रान की कंपनी को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन मिस्टर वोंग बहुत कॉन्फिडेंट था, कहता है कि जो चाहो कर लो, मेरे खिलाफ सबूत तुम्हें नहीं मिलेगा कि ये मैंने लीक किया है। यहाँ पर उनकी लड़ाई के बीच उसका हेडफोन भी टूट जाता है और यहाँ पर उसे बुरी बुरी सी यादें आने लगती। वो हमेशा लड़ाई के टाइम पर अपने बचपन की पेरेंट्स की लड़ाइयों की वजह से बहुत अपसेट हो जाता था। वो आज भी नर्वस नज़र आता है। इतने में ऊपर से आन रान और उसकी टीम भी पहुँच जाते हैं। बाकी तो मिस्टर वोंग से लड़ने लगे थे, लेकिन आन रान को फिक्र हो रही थी तो सिर्फ यान की, जो उस वक्त बहुत परेशान दिखाई देता है। वेल इन द एंड मिस्टर वोंग इसी अकड़ में था, कहता है कि मेरे खिलाफ तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन एक्चुअली सबूत तो यान जोई ने इकट्ठा कर लिया था अपने सेक्रेटरी के थ्रू। जिस कंपनी के पास अब ये प्रपोजल पहुंचा हुआ था उस कंपनी के एजेंट से उन्होंने बात की थी और उन्होंने ही बताया था कि ये प्रपोजल मिस्टर वोंग ने अपने हाथों से उनको सेंड किया है। अब वो उसे यही धमकाते हैं कि जिन जिनको तुमने हरास किया उन गर्ल्स से माफ़ी मांगो, हमारी फाइनल पेमेंट सेटल करो। हमने इस प्रोजेक्ट पर जितनी मेहनत की है उसके लिए हमें कंपनसेशन दो, फिर ही हम तुम्हें माफ़ करेंगे, वरना सारी इंडस्ट्री के सामने तुम्हारा इमेज खराब करके रख देंगे। अब मिस्टर वोंग मान गया था, सब सेटल हो गया था। इतने में आन रान से मिलने के लिए मिस लान भी आती है और उसने ये सारा कुछ सुन लिया था कि वोंग किस टाइप का इंसान है। यहाँ पर वो आन रान से कहती है कि तुम्हारी वही डेटिंग से रिलेटेड ऐप, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। और अपनी नई इन्वेस्टमेंट की बात सुनते ही आन रान की आंखों में तो मानो खुशी के आंसू आ गए थे
और उससे भी ज़्यादा खुश हमें यान जो दिखाई दे रहा था। इतने में मिस लान के पास पेजन आकर खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि वो मिस लान का बिजनेस पार्टनर है। उसे देखते ही आनरान एकदम घबरा जाती है। वो उससे हैंडशेक करते हुए भी डर रही थी। पेजन कहता है कि क्या हम अकेले में मिल सकते हैं, लेकिन ये सुनते ही वो घबरा जाती है और सहारा तलाश करने लगती है यान जोई की शक्ल में। वो ये जैसे ही देखता है तो उसे सपोर्ट करता है, कस के पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। एक्चुअली उसे फीवर भी हो रहा था। वो हॉस्पिटल जाता है उसका चेकअप कराने। फीवर और नोजिया की वजह से उसके कुछ टेस्ट्स कराए गए थे। जब टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो उसमें से एक HCG टेस्ट था। वो सोचती है कि ये किस चीज़ का है और इंटरनेट पर सर्च करने से पता चलता है कि ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट था। इतने में हेशा उसे तंग करने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद नहीं जब तुम ड्रंक हो गई थी? और जब वो थोड़ा सा जोर लगाती है तो उसे याद आता है कि उसकी एक एक्सीडेंटल किस हुई थी और उस किस के बाद फिर क्या हुआ था, इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं उसने उस दिन क्या क्या किया होगा। और अब की बारी तो वो उससे नजरें भी नहीं मिला सकती थी। सारा टाइम दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठी रहती है। अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही वो भागते हुए अपने घर में एंटर हो जाती है। हेशा से मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे रोककर उसकी मेडिसिन देता है और उसका ख्याल रखने को कहता है। जबकि हेशा को पुरानी यादें आने लगती हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में था तो उसने वहाँ पर पेजुन को देखा था। एक दफ़ा आनरान एक पेंटिंग बनाए खड़ी थी। वो हिम्मत करके उससे बात करना चाहता था, लेकिन वहीं पर ही पेजुन आ जाता है और इसके बाद ही यान जो मानो हार गया था और पेजुन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। जबकि उधर आनरान को एक सपना आ रहा था और सपने में भी उसे बार बार यही दिख रहा था कि वो यान जोई को किस कर रही है। अब उसका दिमाग तो खराब हो जाता है। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो इस बात को याद करे। जब भी यान जोई दिखता था तो उसे किस याद आने लगती थी। अब उसके काम पर निकल जाने के बाद वो चोरी चोरी अपने अपार्टमेंट से निकलती है और जब देखती है कि वो अपनी गाड़ी निकाल के चला गया है तो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है। लेकिन उसी टाइम पर ही यान अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हुए आता है और उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन वो उसे इनकार करके जल्दी में खुद ही निकल जाती है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि बाई पेजन से मिलने के लिए गई हुई थी। पेजन अब्रॉड रहने के बाद वापस आया था और वो उसे यही कहता है कि एक्चुअली मुझे आनरान की बहुत याद आती है। उस वक्त हमने ब्रेकअप कर लिया था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और यही मिस्टेक मैं ठीक करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आनरान का दिल जीतूं और उसे दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ और इस सब में उसे बाई की हेल्प भी चाहिए थी। जबकि उधर हु को दिखाते हैं। वो आनरान से कहता है कि आज हमें यान जोय से मिलने के लिए जाना है क्योंकि कुछ डबिंग से रिलेटेड काम है, उसमें उसकी कोऑपरेशन चाहिए। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि मैं तो बिजी हूँ, तुम चले जाओ। अब हु बेचारा जाता है और आगे से यान जो है उसे मना कर देता है। कहता है कि अगर काम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करनी है तो तुमसे नहीं करूँगा, आनरान को भेजो। अब नेक्स्ट डे आनरान अपने ऑफिस में अनाउंसमेंट करती है कि मिस लान ने बोला है कि प्रेजेंटेशन की बजाय डायरेक्टली उस गेम का हमें डेमो दिखाना होगा और उस गेम में उन्हें एक डबिंग एक्टर की भी ज़रूरत थी। वो कहता है कि जल्दी से हम हेशा से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो उसे अवॉइड करना चाहती थी। फ़ौरन से कहती, मुझे लगता है कि वो बहुत बिजी और बहुत एक्सपेंसिव है, हम किसी और को हायर कर लेते हैं। लेकिन पीछे से हेशा आ जाता है और कहता है कि मैं खुशी खुशी किसी भी रेट पे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन शर्त एक छोटी सी है और वो ये है कि मेरे साथ कोलैबोरेट करेगी तो आनरान। इवन के यान जो है कभी भी मॉर्निंग में काम नहीं किया करता था, वो ये भी मान जाता है कि वो मॉर्निंग में भी डबिंग करके देगा। अब ऑफिस से वापस जाते हुए आनरान की टक्कर हो जाती है यान युए से और वो उसे देखकर घबरा जाती है। उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन वो बोलती है कि जाओ तुम, मैं भी घर नहीं जा रही, मैं तो सुपरमार्केट जाऊंगी ग्रोसरीज खरीदने। यान जो देख रहा था कि उसको अवॉइड करती हुई बहुत क्यूट दिखती है और इसके साथ ही उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसके सामने ही आनरान बैठी हुई थी जो कि बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो छाता हाथ में लिए हिम्मत जुटा रहा था कि किसी तरह से आगे जाए और उसे ये छाता प्रेजेंट करके उसे दोस्ती करने की कोशिश करे। लेकिन जिस टाइम पर ही वो खड़ा होता है उसी टाइम पर ही पेजन आ गया था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ छाते के नीचे लेकर चला जाता है। और यान जो है बेचारा बस हर्ट हो में हमें दिखाते हैं कि आनरान की लाइफ में लव तो नहीं था, उसने सारी जगह वर्क को देती थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं वो कोई टेडी बियर या फ्लावर्स को देखती थी तो उसका हार्ट फ्लटर ज़रूर करता था।
अब एक दिन आन रान शॉपिंग करने के लिए एक सुपर स्टोर पर आई हुई थी। उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि सामने यान जोए भी वहीं पर ही शॉपिंग के लिए आया हुआ था। वो उसे देखकर अपनी ट्रॉली भगाती हुई कभी किसी लेन में तो कभी किसी लेन में घुस जाती थी, कभी किसी टॉय के पीछे से उसे देखने लगती थी कि हम दोनों का आमना सामना ना हो जाए। थोड़ी देर वो उसका पीछा करती है तो फाइनली एक मोमेंट पर उसे तसल्ली हो गई थी कि अब वो बाहर चला गया है। वो बड़ी फ्रीली अपनी शॉपिंग कर रही थी, लेकिन इतने में वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। जो बाहर गया था वो कोई और था जिसने उस जैसे कपड़े पहने हुए थे। जब से उसे किस वाली बात याद आई थी, एक्चुअली आन रान यान जोए के सामने बहुत ऑकवर्ड फील करती थी। यहाँ पर वो इकट्ठे शॉपिंग करने लगते हैं। उसे लगा था कि शायद इस तरह से मेरी ऑकवर्डनेस खत्म हो सके, लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर कोई भी शॉपिंग करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसका पीछा कर रहा था और उसे ये पूछना चाहता था कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो। वो उससे जवाब लेने ही वाला था कि इतने में ऊपर से बाय वहाँ पहुँच जाती है। उन दोनों को इकट्ठे देखकर शॉक्ड रह जाती है। आन रान को साइड पर लेकर जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पेन जोन मिला था, पता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम दोनों पैचअप कर सकते हो। तुम्हें पता है वो अपने कैरियर में कितना सेटल्ड है, तुम्हारे लिए वो बेस्ट मैन है। लेकिन इन सब बातों में आन रान को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाती है तो वो बार बार विंडो से देखने लगती है कि बाय हंस हंस कर यान जोए से बातें कर रही थी। यान जोए आज उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, ना उससे बात करने आ रहा था ना मिलने के लिए। और इतने में उनको ये भी पता चलता है कि यान और बाय दोनों इकट्ठे लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही सारा ऑफिस गॉसिप्स करने लगता है कि कहीं यान ने हमारी कंपनी इसलिए तो नहीं ज्वाइन की कि वो बाय के साथ समय बिताना चाहता है, उसे कोर्ट करना चाहता है। अब ये सुनते ही दो लोग जेलस हुए थे। एक तो था मिस्टर हु और दूसरी थी हमारी हीरोइन आन रान। आन रान तो अपनी जेलसी को दबाकर वहीं बैठी रहती है, लेकिन हु उनका पीछा करने के लिए जाता है। एक्चुअली बाय ने यान जोए को बाहर मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी आन रान के बारे में, इसीलिए तो वो मान गया था और वहाँ उसके साथ चला जाता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। लेकिन यान जोए ना हाँ करता है ना करता है। तो वो उसे वार्निंग देने लगती है कि देखो तुम उसके लिए सूटेबल नहीं हो। उसको एक स्टॉकर लड़का नहीं चाहिए जो उसके आगे पीछे फिरे, बल्कि उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। वो बहुत मेच्योर लड़की है। ये सुनने के बाद यान का मूड खराब होता है, वो उठकर चला जाता है, जबकि वो उसकी सीट पर आकर बैठ गया था, जो कि अब बाय के साथ मिलकर वहाँ पर लंच करने लगता है। बाय भी कहती है कि तुम मेरे बॉस हो तो बिल तुम ही पे करोगे, और हु की आगे से शर्त थी, ठीक है फिर मैं बॉस हूँ तो तुम मुझे सर्व करोगी, चलो मेरे लिए ग्लास में पानी डालो। जबकि उसी टाइम पर हमें आन रान को दिखाते हैं आफ्टरनून में उसने डबिंग के लिए स्टूडियो में जाना था। वो काफी देर से वहाँ पर यान जोए का वेट कर रही थी, लेकिन वो अपीयर ही नहीं हुआ था। बहुत लेट वहाँ आता है और ट्रैफिक जैम का बहाना बना देता है। जब उनका काम खत्म होता है तो यान जो उससे ठीक से बात भी नहीं करता और आज ना ही उसे लिफ्ट देने की ऑफर करता है। वो उसे अवॉइड कर रहा था, थोड़ा नखरा दिखा रहा था। अब आन रान घर पहुंच जाती है। पता नहीं क्यों उसे ये चीज बार बार बॉदर कर रही थी। वो अपने दिल की बात ना तो मानना चाहती थी, ना ही खुद पर विश्वास रखना चाहती थी कि वो यान जोए के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि इतनी लेट नाइट हो गई है, वो वापस क्यों नहीं आया। अब वो अपना माइंड चेंज करने के लिए बहुत अच्छा सा फूड ऑर्डर करती है। बहुत से फ्रेंड्स को भी घर बुलाती है, लेकिन सारे के सारे बिजी थे। अब वो कूल प्रिटेंड करने लगती है, म्यूजिक लगा लेती है, बहुत सारा डांस करती है और खाना एंजॉय करती है। लेकिन एक्चुअली ये सब एक्टिंग थी। ये सब करने में वो बहुत बोर हो रही थी। और उसी टाइम पर हम हेशा को दिखाते हैं, जो कि कैंपिंग के लिए बाहर गया हुआ था। आज के दिन वहाँ पर नेटवर्क था और उसे मैसेज भी आया था कि एक दफा आन रान ने उसे खाने का पूछा है, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। उधर आन रान परेशान थी कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो हु से यही बात पूछती है तो वो कहता है कि कोई लड़का तब किसी लड़की जब वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, उसका दिल भर गया हो। और वो यही बात फिर कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन भी सर्च करती है और हर जगह उसे यही जवाब मिला था कि अगर कोई लड़का आपसे कोल्ड बिहेव करने लगा है तो मानो कि उसका आप में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, जब वो किसी रिलेशनशिप से टायर्ड हो जाते हैं। जबकि उधर यान जोए एक मैसेज में उसे ये कहना चाहता था कि कल हम मिलकर बात करेंगे, लेकिन फिर सोचता है कि वो बहुत मैच्योर है और मैं खुद को उसके सामने मैच्योर दिखाऊं, इसलिए मुझे उसे थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। और फिर इसी तरह से सुबह हो जाती है। आन रान देखती है कि सुबह के टाइम पर भी उसकी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी हुई थी और वो सीधा उसे स्टूडियो में ही मिलता है। वो डरते डरते उससे पूछ लेती है कि कल रात तुम कहाँ थे।
वो पूछता है कि तुम्हें पता था कि मैं नहीं आया घर। वो बोलती है ऐसे ही रैंडमली मैंने देखा था तुम्हारी लाइट्स ऑफ हैं। तो वो आगे से उसे तंग करने के लिए कह देता है कि मैं यंग हूँ और कल रात फन के लिए बाहर गया हुआ था। ये सुनकर तो वो और भी जेलस हो जाती है। इतने में वहाँ पर बाय आई थी जो कि आनरान को कहती है कि कल रात तुमने मुझे डिनर के लिए बुलाया था, कल मैं फ्री नहीं थी, आज रात मिलते हैं, और उसे एक रेस्टोरेंट का पता देती है। और यान जोए ने बाय को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। एक्चुअली उसने खुद वहाँ नहीं आना था, बल्कि पेज उनकी और आनरान की मुलाकात करानी थी उनके डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए। आज सारा दिन आनरान नोटिस करती है कि हेशा ने उसे इग्नोर किया है, तो वो भी उसे तंग करने के लिए जब वो जाने लगता है तो उसे कह देती है कि किड ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। और उसके बाद जब वो बाय से मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो थोड़ी देर बाद उसके सामने बाय तो नहीं आता बल्कि पेजन आकर बैठा हुआ था, जो कि उसे वहां से उठने से रोक देता है कि मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती। कहता है कि तब मैंने एक गलत फैसला किया था, मैं कंफ्यूज था, नर्वस था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को अमेंड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनते ही आनरान का मूड बहुत खराब होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके ब्रेकअप से वो बहुत हर्ट हुई थी। वो उससे कहती है कि अगर तुम एक दफ़ा गलती कर सकते हो तो बार बार कर सकते हो। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आइंदा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ोगे, इसलिए मैं इस रिश्ते को कोई चांस नहीं देना चाहती। वो ये कहकर वहाँ से उठ के जाने लगती है कि पेजन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। यहीं पर ही वो नर्वस हो गई थी कि उसने हाथ पकड़कर ब्रेकअप के टाइम पर उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुका था। वो खुद को छुड़ा रही थी, वो नहीं छोड़ता कि यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए यान जोए पहुँच जाता है, जो कि उसका हाथ छुड़ाता है और उसे हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वो बाहर पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पीछे मुड़कर जाना चाहती हो, लेकिन आनरान कहती है नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वो उससे कहता है ठीक है, फिर मेरा हाथ पकड़ो और हम मूव ऑन करते हैं। और फिर अंधेरे से गुजारता हुआ उसे रोशनियों में ले जाता है। वो उसे एक हिल पॉइंट पर लेकर आया था जहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। वो इतना रिफ्रेशिंग पॉइंट था कि एक दफ़ा तो आनरान को लगा था कि वो अपनी सारी टेंशन्स भूल चुकी है। अब यहाँ पर यान जोए अपने हेडफोन से उसे एक नेचर का म्यूजिक सुनवाता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स और क्रिएचर्स के साउंड्स थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जंगल में खड़ी हुई हो। एक्चुअली यान जोए जहाँ भी जाता था कैंपिंग के लिए वो इस तरह की साउंड्स रिकॉर्ड कर लेता था और इनको अपने शोज में भी यूज़ करता था। वो उसे जब ऑफ मूड में देखता है तो एक दो जोक्स मारता है, जिसके बाद उसके फेस पर भी हंसी आ गई थी। यहाँ पर साथ ही यान जोए उसे वार्न कर देता है कि देखो मैं तुमसे इतना भी छोटा नहीं, आइंदा मुझे किड कहने की गलती मत करना। और यहाँ पर बातों बातों में उसे पता चलता है कि एक्चुअली यान जोए सिंगल है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ पर आनरान भी कहती है कि मैं किसी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि मैं अनईजी और इनसिक्योर फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने पार्टनर को और वो मुझे खुश नहीं रख सकेगा और मैं सिर्फ काम पर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन इनफैक्ट ऐसा लगता था कि जैसे पेजन के साथ उसका रिलेशनशिप उसने दिल से निभाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो इतनी हर्ट हुई थी कि कोई भी और एक्सपेरिमेंट करने से या हर्ट होने से डरती थी। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि सबको आज के दिन सैलरी मिल चुकी थी और उनकी जो पेमेंट्स आउटसोर्सिंग के थ्रू आई थी वो क्लियर हो चुकी थी। वो सारे लोग खुशियाँ मना रहे होते कि इतने में बाई की शामत आ जाती है। उसे आनरान बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, कल तुमने पेजोन के साथ मुझे सेट करने की क्यों कोशिश करी। और इस बात पर भी उसे गुस्सा करती है कि तुमने उसे मेरा वीचैट नंबर क्यों दिया। अब बाय बार बार उससे सॉरी करती है, लेकिन यहाँ पर आनरान फ्रेंड्स मोड से हटकर बॉस मोड में आ चुकी थी और उसे बहुत आंखें दिखाती कि तुम आलसी हो रही हो और काम पर तवज्जो नहीं देती और इस तरह के कामों में पड़ी रहती हो। अब आनरान जब घर जाती है तो उसे वही समय याद आने लगता है जो कि कल रात यान जोए और उसने इकट्ठे बिताया था। और इतने में हमें एक और बात भी पता चलती है। उसने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया हुआ था जो कि जियांग के फैंस के थे। आज वो काफ़ी दिनों बाद उसी ग्रुप में अपीयर होती है क्योंकि इनफैक्ट वो तो हेशा की फ़ैन बनने की प्रिटेंड कर रही थी, इसलिए वो इस ग्रुप में कम ही जाती थी। आज ग्रुप चैट से उसे पता चलता है कि एक्चुअली जियांग की 10 ईयर एनिवर्सरी है।
इस डबिंग कैरियर में। उन सारे फैंस को पासेस मिलते हैं और वो सभी फैसला करते हैं कि इवेंट में जरूर जाएंगे। जबकि उधर जियांग शान अपने इसी इवेंट के बारे में हेशा को भी बता रहा था। वो उससे कहता है कि तुम भी जरूर आना, लेकिन उसे इस तरह के इवेंट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जियांग का कहना था कि देखो, इस तरह के इवेंट रखने से हम और पॉपुलर होंगे और हमारी कंपनी को ज्यादा काम मिलेगा। वो उसे दिखाता है कि देखो, मैं अपने फैंस में कितना एक्टिव रहता हूँ और तुम किसी से बात भी नहीं करते। उसे अपना ग्रुप भी दिखाता है, वही ग्रुप जिसमें आन रान भी ऐड थी। वहाँ पर ऐसे ही सर्फिंग करते हुए हेशा की नजर पड़ जाती है आन रान के अकाउंट में, जो कि आज एक्टिव थी और वहाँ पर कमेंट्स भी कर रही थी कि वो इस इवेंट में जरूर आएगी और वो जियांग की कितनी बड़ी फैन है। अब ये देखते ही हेशा का मूड खराब हो जाता है और फिर उसके बाद रात को हेशा शो का टाइम हो जाता है। आज की कहानी उसकी फिर से बहुत इंटरेस्टिंग थी और इस कहानी में उसने कोड वर्ड्स में उसी इवेंट को डिस्क्राइब किया था जो कि कल रेस्टोरेंट पर हुआ था, और जो समय भी उसने आन रान के साथ बिताया था वो उसके लिए बहुत प्रेशियस था। वो हमेशा फिलॉसफी की शक्ल में बातें किया करता था, लेकिन आन रान को कुछ समझ नहीं आती थी कि वो ये सारा कुछ उसके बारे में बोल रहा है। आन रान भी बहुत मजे से अपने बेड में लेटी उसका शो सुन रही होती है और सुनते सुनते ही सो जाती है। इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।